बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं आपकी मेज़बान किरण नाज। वैसे तो पेट्रोल हरा है, लेकिन जनाब कराची में ब्लैक में बिक रहा है। आमदनी 98, खर्चा रुपया। कौन कर रहा है सियासी धमाका? किसके बकौल कौन है मनशियात फरोश? ट्रम्प ने चोरी की है, लेकिन कहाँ? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले होंगी हेडलाइंस। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन और ओगरा के मुज़ाकरात नाकाम। मुल्क भर में जारी हड़ताल के बाइस तेल का बहरान संगीन हो गया। शहर शहर पेट्रोल पंप्स पर रश। कराची में पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त होने लगा। मुनाफाखोर 71 रुपए लीटर पेट्रोल 100 रुपए में बेचने लगे। इंसानी जिंदगियों से खेलने नहीं देंगे, खदशा है। टैंकर्स माफिया की हड़ताल के पीछे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का हाथ है। तर्जुमान ओगरा ने एक बार फिर टैंकर्स एसोसिएशन समेत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहते हैं ब्लैकमेल नहीं करने देंगे। चेयरपर्सन ओगरा ने वाज़ेह कर दिया, किसी का दबाव काबिल कबूल नहीं, हुकूमत अपनी रेट इस्तेमाल करे। मोटरवे पुलिस ड्राइवर्स पर तशद्दुद करती है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के चेयरपर्सन का इल्ज़ाम, ओगरा कवानीन पर अमल दरामद करने से साफ इनकार कर दिया। कहा 40,000 लीटर तेल ले जाने के लिए 2 के बजाय 3 एक्सल का मुतालबा क्यों किया जा रहा है? कवानीन के मुताबिक 40,000 लीटर फ्यूल ले जाने के लिए 3 एक्सल लगाना ज़रूरी है। लाहौर खुदकुश हमले के बाद आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत अहम सिक्योरिटी इजलास, जनरल कमर जावेद बाजवा को सानिहा लाहौर और ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर ब्रीफिंग दी गई। कराची में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग के बाद डीजी रेंजर्स भी सर जोड़कर बैठ गए। इजलास में आईजी सिंध समेत आला अफसरान की शिरकत। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली मुरत्तब की गई है। सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया गया। और नए पाकिस्तान की रोशन मिसाल, पंजाब में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान गरीब के बच्चों ने मैदान मार लिया। लाहौर में रेलवे क्लर्क के बेटे की पहली पोजीशन। आर्ट्स ग्रुप में यतीम तालिब इल्म ने जहानत साबित कर दी। मुल्तान में मजदूर की बेटी कामयाब। आज़ाद कश्मीर के नाबीना जुनैद ने दूसरी पोजीशन लेकर रोशनी रखने वालों की आंखें खोल दी। प्रोग्राम का आगाज़ जिस स्टोरी से करें वो हरगिज़ भी पहली बार नहीं है, लेकिन फिर भी इसे क्या कहें कि जल्दबाजी या गफलत। फैसलाबाद में निजी अस्पताल के डॉक्टर ने दौरान ऑपरेशन तौलिया खातून के पेट में ही छोड़ दिया। शाहीन शहजादी ने रिपोर्ट तैयार की है, देख लीजिए। फैसलाबाद में निजी अस्पताल की लेडी डॉक्टर ने गफलत की इंतहा कर दी। डिलीवरी के दौरान जल्दबाजी में तौलिया खातून के पेट में ही भूल गई। नसरीन तकलीफ की शिकायत लेकर बार बार डॉक्टर के पास जाती रही, लेकिन हर बार झिड़क दिया जाता। बच्ची पैदा हुई है, 4 माह के दौरान हम उसको दिखाते रहे कि मरीज़ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है, आप जंगली लोग हैं, आपको पता नहीं चलता, मरीज़ बिल्कुल सेट है। तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो सिविल अस्पताल लाया गया, जहां अल्ट्रासाउंड में मरीज़ा के पेट में तौलिए का इंकशाफ हुआ। डॉक्टर्स ने तौलिया तो निकाल दिया, मगर नसरीन की हालत अब भी खतरे में है। जब हमने इसका अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें एक फॉरेन बॉडी आई थी, और वो जो फॉरेन बॉडी है वो एक टॉवल होता है जो कि खून को साफ़ करने के लिए जो है ना इस्तेमाल होता है। नसरीन के अहले खाना ने लेडी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। हमारे साथ मौजूद होंगे इमरान नज़ीर साहब, उनसे बात कर लेते हैं। इमरान नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया। प्राइमरी हेल्थ मिनिस्टर हैं आप, आपने समा के लिए अपना वक्त निकाला है। हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि जो वाक़या समा ने अभी रिपोर्ट किया है, पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अगर कुछ होता है तो फिर ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी चूँकि समा ने इस मामले को पॉइंट आउट किया है, इसको खुद भी देखूंगा और इसकी इंक्वायरी भी मैं करवाऊंगा। और ये गालिबन शायद किसी प्राइवेट फैसिलिटी के ऊपर ये वाक़या हुआ है, और इस पे डेफिनेटली हेल्थ केयर कमीशन को भी हम लिखेंगे और खुद भी इस पे एक्शन लेंगे। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि पहले हेल्थ केयर कमीशन शायद उस तरह से उसकी वो एक्टिव अप्रोच नहीं थी, लेकिन अब पिछले 6 माह से हेल्थ केयर कमीशन ने अपने आप को बहुत गेयर अप किया है
और हम ऐसे किसी भी इंसिडेंट की सूरत में फौरी तौर पे हेल्थ केयर कमीशन जो है उसको मतला कहते हैं, और हेल्थ केयर कमीशन जो है अब बड़ा स्वेयर एक्शन भी लेता है। और इसको मैं अभी फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं अभी उनको इस मामले में फौरी इंक्वायरी करें, बल्कि हेल्थ केयर कमीशन तो अपना काम करता रहेगा। हम भी इमरान साहब इस वाक़े के लिए तो चलें, आप कह रहे हैं कि आप आगे इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन इससे पहले माजी में भी तो ये पहला तो वाक़या है नहीं, माजी में भी बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं, तो क्या किसी पर कोई कार्रवाई हुई है तो हमें भी बता दें। बेसिकली केयर कमीशन को जब बनाया गया था तो उसको बनाने का मकसद जिला पंजाब का यही था कि ऐसे किसी भी वाक़े की सूरत में एक कमीशन ऐसा होना चाहिए जो डॉक्टर्स पर और दीगर लोगों पर मुश्तमिल हो, जो उस मामले के हकायक का जो है वो उसकी जांच पड़ताल करे, और अगर उसमें डॉक्टर जो है वो कसूरवार पाए जाएं तो फिर उनकी जो PMDC है वो रजिस्ट्रेशन भी मनसूख करे, और अगर कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस है तो उनके ऊपर आगे जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो भी स्टार्ट। और अच्छा इस पर सजा होती क्या है, ये बता देंगे इमरान साहब, क्या सजा दी जा सकती है डॉक्टर्स को? ये बेसिक मैंने जैसे आपसे किया बेसिकली कि ये हेल्थ केयर कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है जिसका मेरी मिनिस्ट्री से ताल्लुक नहीं है, लेकिन बार मैं आपको इन्फॉर्मेशन से बता देता हूँ कि हम जब हेल्थ केयर कमीशन को केस भेजते हैं तो हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है उससे जो डॉक्टर रजिस्टर्ड होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी मनसूख की जा सकती है, जो डेफिनेटली उनके कैरियर के लिए जो है एक बहुत खतरनाक चीज है। और अगर कोई अल्लाह माफ करे कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस पाई जाए तो उसमें आगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो भी स्टार्ट की जा सकती है। अच्छा इमरान साहब, डॉक्टर्स के बारे में तो आपने बता दिया कि उनके करियर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो इससे इफेक्ट होते हैं, जिनके साथ ये ऑपरेशंस होते हैं, उनकी हालत जो खराब होती है, उनके लिए कुछ करते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, देखें जब हेल्थ केयर कमीशन मौजूद नहीं था तो शायद ये ऐसे जो थे वो बासानी हो जाते थे, लेकिन हेल्थ केयर कमीशन के बाद मैं समझता हूँ कि दोनों के राइट्स जो हैं, डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों के राइट्स जो हैं उनका अहाता हेल्थ केयर कमीशन के तमाम कानून में जो है वो किया गया है। और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब मैं कह रहा हूँ तो खुद से इनसे रब्ता भी कर लेंगे, आपसे मैं इसके डिटेल्स भी ले लेता हूँ। और चले इमरान साहब, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं इस तरह से कार्रवाई भी अमल में आए और आइंदा ऐसे वाकयात भी ना हो। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। साहिवाल कोल पावर प्लांट से बिजली की बराए नाम पैदावार का इंकशाफ हुआ है। इफ्तिताह के 2 माह बाद भी प्लांट से खातिर ख्वाह बिजली हासिल नहीं की जा सकी है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर हुकाम ने कच्चा चट्ठा खोल दिया है। वहाब कामरान ने इस पर नजर रखी और रिपोर्ट बनाई, दिखाते हैं आपको। फीते काटने में फुर्ती मगर बिजली की पैदावार में सुस्ती। साहिवाल कोल प्लांट इफ्तिताह के 2 माह बाद भी पैदावार देने में नाकाम। नेशनल पावर कंट्रोल सिस्टम हुक्काम ने नेपरा को सब सच बता दिया। इस्लामाबाद में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दरख्वास्त की समाअत के दौरान अथॉरिटी ने सवाल किया, साहिवाल कोल प्लांट के इफ्तिताह के बावजूद कोयले से बिजली की पैदावार में कमी क्यों हुई। हुकाम ने बताया कि साहिवाल कोल प्लांट अभी तक आजमाइशी मराहिल में है। प्लांट के दोनों यूनिट कभी कभार चलते हैं जिनसे बमुश्किल 200 मेगावाट बिजली पैदा होती है, जो तकरीबन 16% बनती है। नेपरा हुकाम ने सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया। वजीर आजम ने साहिवाल प्लांट का इफ्तिताह 25 मई को किया था। तो अब सवाल ये है कि 1000 मेगावाट आता क्यों नहीं है, इस्तेमाल क्यों नहीं होता। तो मामला इतना सादा है नहीं जितना नजर आ रहा है। वहाब कामरान साथ ही मौजूद हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वहाब कामरान, ये बताइएगा इस पावर प्लांट का इफ्तिताह कब किया गया था? ये भी कोई जल्दबाजी की वजह से तो नहीं हो गया सब कुछ? जी किरण, बिल्कुल ये जल्दबाजी है। फुर्ती दिखाई जा रही है हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मनसूबों के इफ्तिताह की वजह के। तो ऐसा ही हुआ, 25 मई को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस मनसूबे का इफ्तिताह किया और ये दावा किया गया कि ये मनसूबा 1320 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। पहले यूनिट से 660 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी और इसके अलावा जून के पहले हफ्ते में दूसरे यूनिट ने भी पैदावार शुरू करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बराए नाम बिजली पैदा की जा रही है और ये इंकशाफ आज नेपरा की समाअत के दौरान हुआ, जब नेपरा हुकाम ने CPPA और NPCC हुकाम से ये वजह जानी कि कोल प्लांट का इफ्तिताह हुआ साहिवाल का, लेकिन इसके बावजूद कोयले से पैदा होने वाली बिजली में इजाफे की बजाय कमी देखी जा रही है जून के महीने में। तो ऐसा क्यों है? तो ये NPCC हुकाम ने इस पर्दे से इस सच्चाई से पर्दा उठाया कि चूँकि साहिवाल कोल प्लांट का इफ्तिताह तो कर दिया गया था, ताहम वो अभी तक आजमाइशी मराहिल में है और उसके दोनों यूनिट
कभी कभार बराए नाम बिजली पैदा करते हैं। तकरीबन 16% ये बिजली बनती है इसकी मजमूई पैदावार के मुकाबले में, जो कि ना होने के बराबर है। और जो दावे किए जा रहे थे हुकूमत की जानिब से कि ये प्लांट जून के पहले हफ्ते में पूरी बिजली पैदा करना शुरू कर देगा, तो उन दावों में कोई हकीकत इस वक्त सामने हमें नज़र नहीं आ रही। और 192 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट अभी तक अपनी इस्तेदाद के मुताबिक बिजली पैदा करने में नाकाम रहा है। ठीक है, अंधेरे मिटाएंगे, उजाले लाएंगे, लेकिन फिलहाल तो 1200 मेगावाट का ये लॉलीपॉप है जो कि आवाम के हाथ में था। वहाब कामरान, आगाह कर रहे थे आप हमें, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जज्बा और लगन हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं है। चीनी कंपनी को ही देख लीजिए जिसने बेल्ट एंड रोड पर 100 सोलर फार्म बना दिए हैं। 50 मेगावाट का ये प्लांट सुबह शांजी से मुंसलिक किया गया है। जब तक सूरज चमकता रहेगा बिजली का बहरान पैदा नहीं हो सकता। दूर तक फैले सोलर फार्म्स का ये कारनामा है चीनी एनर्जी ग्रुप का। चाइना बेल्ट एंड रोड से मुल्हिक बिजली का ये मंसूबा 50 मेगावाट का एक प्लांट सूबा शांजी से मुंसलिक कर चुका है। ये फॉर्म गहरे क्रिस्टलिन, सिलिकॉन और पतले सोलर सेल से तैयार किए गए हैं। पांडा चीनी कंपनी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी के लिए भी बड़े सोलर फॉर्म बनाने की तैयारी कर रही है। बात चीन की हो रही है तो ये भी आपको बताएं कि कोयटा से चीनी बाशिंदों के अगवा का मामला, वजीर दाखिला चौधरी निसार को JIT रिपोर्ट पेश की गई है। बात कर लेते हैं, समा के नुमाइंदे फ़खरुर रहमान साथ मौजूद हैं। फ़खर, बताइएगा रिपोर्ट में क्या मंदराजात हैं? जी, ये चीनी बाशिंदे जो कोयटा से कुछ अर्से कबल अगवा हुए थे और फिर इनके बारे में इत्तलात आई थी कि इनको मार दिया गया, तो इस हवाले से JIT तश्कील दी गई थी। JIT की रिपोर्ट वज़ीर दाखिला चौधरी निसार को आज पेश की गई है। वज़ीर दाखिला ने ARK इन्फोटेक जो कंपनी थी, इसके तमाम गैर मुल्की अफराद के वीज़े कैंसिल करने का फौरी तौर पर हुक्म दिया और उनको मुतबदल करने का फैसला किया। इसके साथ ही कंपनी के रजिस्ट्रेशन को भी मंसूख करने का हुक्म दिया गया है। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के बाइस ARK इन्फोटेक के इंतजामिया के खिलाफ जो केसेस थे उनको भी मुअस्सर तरीके से आगे बढ़ाने पर फैसला किया गया है। SECP को हुक्म दिया गया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस बात का भी फैसला किया जाएगा कि इन्फोटेक कंपनी उर्दू अकेडमी की आड़ में कैसे वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही थी। जी फ़खर, बहुत शुक्रिया तफसील के लिए। हुक्मरान अवाम का मुस्तकबिल रोशन करें या ना करें, लेकिन अवाम नौजवान अपना मुस्तकबिल रोशन करना बहुत अच्छे से जानते हैं। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान किया। कामयाबी का तनासुब 74% रहा। गुर्बत जहानत को शिकस्त न दे सकी। ज़्यादातर पोजीशंस मेहनत कशों के बच्चे ले उड़े हैं। अली जड़ ने इस पर तफसीली रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट है और आंखों में कामयाबी की चमक। रेलवे क्लर्क के बेटे उमर तारिक ने पढ़ाई के लिए जो मेहनत की, नताए जाने पर उसका फल भी मिल गया। पता था कि इंशाल्लाह पोजीशन आएगी और हमने बहुत खुश हुए सारे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें हमारी मेहनत से ज्यादा दिया है। मैट्रिक आर्ट्स ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की उसामा इकराम ने, जिसने सर पर वालिद का साया न होने के बावजूद इल्म का सफर जारी रखा। मैंने जाना 8 बजे रेडी लगानी, 6 बजे में वापस आना, आके रेस्ट करनी, फिर स्टडी करनी, फिर मैंने तकरीबन 7 से 12 बजे तक मैं पढ़ता रहा हूँ। शुरू से मैंने ख्वाब यही देखा था कि मेरे सारे बच्चे पढ़ें। शुक्र है अल्लाह का, आज अल्लाह ताला ने मुझे जो मैं सोचा करती थी वहाँ भी आज मुझे खड़ा कर दिया। लाहौर बोर्ड में पोजीशन हासिल करने वाले तमाम बच्चे ही गरीब या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं। कैमरामैन अली मुज्तबा के साथ मोहम्मद अली, समा, लाहौर। वालिदैन खुशी से निहाल हैं। आज़ाद कश्मीर बोर्ड ने भी मैट्रिक के नताइज का ऐलान किया। जनरल ग्रुप में नाबीना नौजवान जुनेद अहमद ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। हौसले बुलंद हों तो जिस्मानी माजूरी रुकावट नहीं बन सकती। आज़ाद कश्मीर के नाबीना नौजवान जुनेद अहमद ने मैट्रिक जनरल ग्रुप में 990 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन अपने नाम की। नौजवान ने कामयाबी अपने वालिदैन के नाम कर दी। पैगाम देना चाहता हूँ कि ब्लाइंड पर्सन जो भी माजूर है वो पूरी मेहनत करे, अल्लाह ताला जरूर काम। साइंस ग्रुप की जरिया मुनव्वर 1083 नंबर लेकर पहली पोजीशन पर रहीं। मेरे 1882 मार्क्स से मीरपुर बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन है और मेरा जो साइंस
हुस्नी फातिमा ने 1081 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन ली। तीसरी पोजीशन खदीजा अंसर ने 1077 नंबर लेकर हासिल की। भारतीय अफवाज के जंगी जुनून के बावजूद आज़ाद कश्मीर के मुतासर इलाकों के इन बच्चों ने मैट्रिक के इम्तहानात दिए और कामयाबी का तनासब 70% रहा। रिजवान अकरम, समा, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। और इसी तनाजुर में अगर बात मुल्तान बोर्ड की जाए तो यहाँ मजदूर की बेटी ने मैदान मार लिया है और यहाँ भी लड़कियाँ मैदान मार चुकी हैं। रमशा मलिक की रिपोर्ट देखिए। मेरे वालिद मजदूर हैं। मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं आगे पढ़ूं और इसी तरह मैंने अपने वालिद की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए अच्छी तरह से तालीम हासिल की है और मैंने कामयाबी हासिल किया। अब मुल्तान की हफ्जा रहमान ने मजदूर बाप की ख्वाहिश पूरी कर दी। मैट्रिक आर्ट्स ग्रुप में 1053 नंबर लेकर पहली पोजीशन ली। हिफ्जा ने अपनी कामयाबी वालिद के नाम कर दी। मजदूर आदमी हूँ, मैं एक जना हूँ, 6-7 जने मतलब पढ़ाए हैं मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरी बच्ची पढ़ी है किसी और की भी बच्ची ऐसे पढ़ जाए। मुल्तान बोर्ड में न सिर्फ आर्ट्स बल्कि साइंस ग्रुप में भी तीनों पोजीशंस लड़कियों के नाम रहीं। इरादे बुलंद हो तो इंसान क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। एक मजदूर की बेटी ने आज पहली पोजीशन हासिल करके ये बात साबित कर दी। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ रमशा मलिक, समा, मुल्तान। लड़कों पढ़ते क्यों नहीं हो, मेहनत क्यों नहीं करते? रावलपिंडी बोर्ड में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, यहाँ भी लड़कियों ने मैदान मारा है। उमर आसिफ ने इस पर रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखा देते हैं। हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की जानिब से सालाना इम्तहानात 2017 के नताइज का ऐलान। पोजीशंस की जंग में पिंडी की पढ़ाकू कुड़ियां बाजी ले गईं। अंबर लियाकत ने 1082 नंबर लेकर पहली पोजीशन, मरियम खालिद ने 1079 नंबर लेकर दूसरी और अबीरा असलम ने 1077 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। पूछा गया लड़के भला पीछे क्यों रह गए तो कहने लगी जैसी मेहनत वैसा नतीजा। टीचर की दुआओं अल्लाह ताला की मदद की वजह से पॉसिबल हुआ है। अब जैसे जितनी मेहनत की लड़कियों ने ज्यादा की होगी इस वजह से वो बाजी ले गई लड़कों पे। फ्यूचर में जो मेरा प्लान है वो डॉक्टर का है। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मुझे मेरी कजन से मिली है, वो भी एक डॉक्टर है। उससे सही देख कर दिल करता है कि हम भी कंट्री को सर्व करें। बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है और शुरू से अपना एक एम्बिशन बनाया हुआ था कि 98% इस टारगेट को अचीव करना है। बेटियां तवक्कुआत पर पूरा उतरी तो वालिदैन के सर फखर से बुलंद हो गए। बच्चों के लिए मैंने सब कुछ अपना वक्फ किया, अपना टाइम, अपना पैसा। तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर मेहनत और मवासलात मलक तनवीर असलम ने पोजीशन होल्डर्स में असनाद तकसीम की और पहली पोजीशन हासिल करने वाली अंबर लियाकत को लैपटॉप भी दिया। और जनाब लड़के इतने भी निकम्मे नहीं है। एनईडी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, इन्होंने वर्ल्ड इंजीनियरिंग मुकाबला जीत लिया है। फार्मूला 1 मॉडल की तैयारी में 16 तलबा ने हिस्सा लिया है। संजय साधवानी ने इस पर तफसीली रिपोर्ट तैयार की है, वो हम आपको दिखाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि लड़कों क्यों नहीं पढ़ते, तो ये आपने अच्छा काम किया। आइए संजय साधवानी की रिपोर्ट देख लेते हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने ये काम किया है, आपको दिखा देते हैं। बरतानिया में पाकिस्तानी सितारे जगमगाए। I would like to award the Former Student Breakthrough Award for 2017 to NED University of Engineering and Technology. लंदन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सबसे बड़े मुकाबले में मैदान मार लिया। सिल्वरस्टोन फार्मूला रेसिंग ट्रैक में पाकिस्तानी इंजीनियर्स की कार के डिजाइन ने जजेस को भी हैरान कर दिया। ये कार 2 साल की मेहनत का नतीजा है। लास्ट में हमारी गाड़ी उस कंपटीशन में पहुंच गई जहाँ पे हमें जजेस ने काफ़ी प्रेज किया, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ईयर था इस कंपटीशन में। लेकिन हम लोगों ने इस गाड़ी में जो इंस्टॉलेशन वगैरह की थी या हम लोगों ने गाड़ी जिस तरीके से बनाई थी वो दूसरी टीम से काफी बेहतर थी। 65 मुमालिक की 85 यूनिवर्सिटीज के तलबा मैदान में उतरे, लेकिन 16 रुकनी एनईडियंस ने ब्रेक थ्रू अवार्ड अपने नाम कर लिया। अपनी यूनिवर्सिटी और अपने एडवाइजर्स का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया। पाकिस्तानी तलबा ने अवार्ड जीतकर साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। संजय साधवानी, समा। प्रोग्राम के आगाज में आपसे कहा था कि पेट्रोल का रंग तो हरा होता है लेकिन आजकल ब्लैक हो रहा है, तो उसकी जरा वजाहत कर दें कि ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हठधर्मी जो बरकरार है, हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। मुजाहिरीन अपने अनफिट टैंकर्स को फिट करार देने का मुतालबा कर रहे हैं। सुहेल खान रिपोर्ट कर रहे हैं। हादसात होते हैं तो हों, कीमती जानें जाया होती हैं तो हो जाएं। टैंकर्स मालिकान ओगरा के सेफ्टी कवानीन मानने को तैयार ही नहीं और कई सालों से वो कवानीन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ओगरा का जो पॉलिसी बना गया इसमें फौरन चेंज लाए, तब्दील किया जाए
और उसके अलावा मोटरवे पुलिस वाले जो नाजायज चालान करके इनको फौरन रोका जाए। जहाँ तक हादसा का मामला, ये पूरी दुनिया के सामने जाहिर है। आसमान से जहाजें गिर जाती है, समंदर में समुद्री जहाज डूब जाते हैं, छोटे गाड़ियों के हादसा होते हैं, बच्चों की होती, ये क्रूज मामूल की बातें होते रहते हैं। कवानीन के तहत 40,000 लीटर के ऑयल टैंकर में 3 एक्सेल लाजमी होने चाहिए, मगर यहाँ 7,000 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स 2 एक्सेल पर चलाए जा रहे हैं, जो टैंकर उलटने की बड़ी वजह है। कवानीन ये भी कहते हैं कि टैंकर में 2 ड्राइवर्स होने चाहिए, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर हजारों लीटर तेल की तरसील एक ही ड्राइवर करता है। और तो और 4,000 से ज्यादा टैंकर्स ऐसे हैं जिनके पास टैंकर्स का दुरुस्त नक्शा ही नहीं, और कई टैंकर्स के पास फिटनेस सर्टिफिकेट के अलावा इंस्पेक्शन के दस्तावेजात भी नहीं। हड़ताल किसी की भी हो, परेशानी सरासर आवाम को होती है। पेट्रोल हरे से काला हो कैसे गया? इस्लामाबाद में पेट्रोल की किल्लत के बाइस मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर रश लगा हुआ है। लोगों को इससे शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समा के नुमाइंदे फैज़ान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। फैज़ान, आप ही इसका जवाब दे दें, हरे से काला कैसे हुआ? जी बिल्कुल, ऑयल टैंकर्स की जो हड़ताल है उसकी वजह से दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी जो है वो पेट्रोल की खासी किल्लत हो चुकी है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पंप्स जो हैं वो शहर के इस वक्त बंद भी हैं। जो शहर के पंप खुले हैं और जहाँ पे पेट्रोल दस्तयाब है वहाँ पे लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोगों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे भी इस वक्त जिधर मैं मौजूद हूँ F10 का ये एरिया है और यहाँ पे भी जो है वो देखने को मिल रहा है कि पेट्रोल पंप पे लंबी कतार जो है वो लगी हुई है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे पेट्रोल भरवाने जो लोग शहरी आ रहे हैं उनको शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। हमारे साथ भी इस वक्त कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इनको जो है वो कितनी मुश्किलात यहाँ पे जो है पेट्रोल ना मिलने की वजह से पेश आ रही हैं, और अगर मिल भी रहा है तो इनको किस हालत में जाके वो पेट्रोल मिल रहा है। पेट्रोल ना होने की वजह से तो काफ़ी मुश्किलात है। अगर इतनी मुश्किलात हो तो जारी बात है दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जाएगी। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस मुश्किलात को कैसे हल किया जाए, क्योंकि एक आम आवाम है, जो भी चीज़ लेते हैं उसके ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं, और टैक्स इसी वजह से दे रहे हैं कि ताकि जो अवाम है, अवाम की मुश्किलात जो है ना वो दूर हों। जी बिल्कुल, इनका आपने देखा कि इनका ये कहना था कि अभी से ही जो है वो इसका सदेबाब जो है वो करना ज़रूरी होगा और पेट्रोल जो है वो ना मिलना एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इनका ये भी कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द जो है वो ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन से जो है वो अपने मामलात तय करें और लोगों को जो है वो रिलीफ दें। जी, ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल के बाइस कराची के पेट्रोल पंप्स पर रश लगा हुआ था पहले, लेकिन अब पेट्रोल पंप्स बंद होना शुरू हो गए। फयाज यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फयाज, कहां पर आप मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? पहले तो हम देख रहे थे लोगों की लंबी कतारें थी, पेट्रोल भी महंगा मिल रहा था, बंद ही होना शुरू हो गए। देखिए किरण, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फवारा चौक पर। यहाँ पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिल रहा था, लेकिन अब से कुछ देर कबल जैसे ही पेट्रोल यहाँ पर ख़त्म हुआ है पर हमने देखा कि पेट्रोल पंप इंतज़ामिया को पुलिस बुलानी पड़ी है और पुलिस ने बैरियर लगाकर पेट्रोल पंप को बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँच गए थे जो कोशिश कर रहे थे पेट्रोल डलवाएं। लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं और पेट्रोल पंप डिस्पेंसर्स को ऑफ कर दिया गया है। मोटरसाइकिल सवारों की बहुत बड़ी तादाद या नौजवानों की पहुंची हुई है जो पेट्रोल डलवाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के एहलकार यहाँ लोगों को बता रहे हैं कि अब पेट्रोल यहाँ नहीं मिलेगा। यही सूरत हाल अगर हम रुख करें मोटरसाइकिलों पर जहाँ पेट्रोल डाला जा रहा था अब से कुछ पहले, तो वहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और पेट्रोल पंप के मालिक कहते हैं कि जितना भी पेट्रोल था वो उन्होंने लोगों की गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में डाला था और लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में हमने देखा कि स्टॉक करने की सोच से जो है यहाँ पर पेट्रोल डलवाया। और यहाँ पर वो हम देख रहे थे कोई कैन, कोई अपनी गाड़ियों में बड़े बड़े जो कैंस ला रहा था, जिसकी वजह से अब इस पंप पे भी ख़त्म हो चुका है। अगर हम बात करें मजमूई तौर पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ पर पेट्रोल पंप की जो किल्लत है वो अब सामने आ चुकी है। पेट्रोल पंप जो खुले हैं इक्का दुक्का, वहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। पेट्रोल पंप इंतज़ामिया और लोगों में जो है तल्ख कलामी भी हो रही है। हर कोई कोशिश कर रहा है वो जल्द अज जल्द पेट्रोल डलवा सके, लेकिन लाइनें जहाँ पर पेट्रोल पंप खुली हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी हैं। अगर मेरे कैमरामैन मजहर सिद्दीकी दिखा सके तो ये देखें, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, छोटे छोटे उनके साथ बच्चे हैं और वो कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर आएँ और पेट्रोल डलवाएँ। हम करते हैं कुछ अफराद से, आप कितनी देर से यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए इंतजार कर रहे थे और अब तो पेट्रोल पंप भी बंद हो गया? तकरीबन भी 25 मिनट हो गए लाइन में खड़े थे, लेकिन अभी जब नंबर आया तो ऑयल ही नहीं है। तो आप ये बच्चों के साथ कहाँ निकले थे और अब पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे? तो वैसे निकले थे, शहर शॉपिंग के लिए निकले थे, ठीक है, लेकिन ऑयल ही नहीं है यहाँ पे।
ठीक है फैयाज, यानी वैसे ही छुट्टी का टाइम, ऊपर से शहर में और रश हो रहा होगा, सड़कों का बुरा हाल होगा। आप आगाह कर रहे थे, आगे बढ़ जाते हैं और अब बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को 10 अरब हर्जाने का नोटिस भिजवाया है। हनीफ अब्बासी ने नोटिस में कहा है कि शेख रशीद ने अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान उनके खिलाफ हेरोइन का केस अदालत में जेर समात होने का झूठा इल्ज़ाम आयद किया है, जिससे उनकी सियासी साख मुतासर हुई है। लीगी रहनुमा के नोटिस पर रावलपिंडी के एडिशनल सेशन जज गुलजार अहमद ने शेख रशीद को 3 अगस्त को अदालत में पेश होने का नोटिस जारी कर दिया है। तो इसी मामले पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस आपको मिल गया है, क्या कहेंगे आप? लगाया कि वो मंशियात फरोशी में मुलव्वस हैं, उन्होंने एफिडीन का टन का कोटा लिया है। मैं इस पे कायम हूँ। मेरी डिमांड ये है, मैं भी 2 सीटों पे लड़ रहा हूँ, मुझे 5-5 किलो दे दी जाए, 5 किलो रिफाइंड एफिडीन दे दी जाए, 5 किलो खाम दे जाए, मेरा भी बड़ा खर्चा है। और बिल्कुल मैंने ये कहा कि मंशियात फरोशी का केस है, क्योंकि जो दवाइयाँ इसको मिलती थी, जो दवाइयाँ बनानी थी, उसकी बजाय मंशियात फरोशी में इस्तेमाल हुआ। एक दवाई नहीं बनी, एक गोली नहीं बनी, और बराह रास्त मंशियात फरोशी में मुलव्वस हैं। मैं इस केस को वेलकम करता हूँ और बिल्कुल अच्छा शेख साहब, ये तो बता दें कि 3 अगस्त को अदालत में पेश होने जा रहे हैं, फिर आप? मैं जाऊँ या वकील जाए, मुझे कोई आर नहीं है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि उनका आखिरी केस लगा हुआ है, 1-2 शातें हैं, वहां भी उनको पता लग जाएगा। और उनको जिस काम के लिए उन्होंने परमिट लिए थे वो स्मगलिंग की है और मंशियात फरोशी है, और मैं इल्जाम को एडमिट करता हूँ। शेख रशीद अहमद साथ मौजूद थे, मौक़िफ़ दे रहे थे अपना। शुक्रिया आपके वक्त का। और अब ये खबर ये आ रही है कि पाक सरजमीन पार्टी ने बानी मुत्तहदा के खिलाफ बरतानवी हाई कमीशन से रुजू किया है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कारकुनों के कत्ल का बदला लेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक अल्ताफ हुसैन की वजह से पूरे पाकिस्तान के लोगों के दिलों में बरतानिया की इज्जत और रिस्पेक्ट जो है वो कम होती चली जा रही है। मैं अल्ताफ हुसैन को दफन करूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्ताफ हुसैन और उसकी इस जुस्से को, उसकी इस हैवानियत, शैतानियत को हम दफन करेंगे। अल्ताफ हुसैन को हर जगह से तकलीफ पहुंचाएंगे और उसको ब्लीड करा कर उसको मारेंगे। फारूक सत्तार का ये जो MQM पाकिस्तान वाला ड्रामा है, ये MQM लंदन का पॉलिटिकल विंग है। दूसरी तरफ से जवाब भी आया है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा कहते हैं रैली नाकाम होने के बाद पाक सरजमीन पार्टी का T20 मैच खत्म हो गया। यही वजह है कि मुस्तफ़ा कमाल MQM पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहे हैं। मसला मैच इनका खत्म हो चुका है। जो T20 का मैच जो खेल लेते, अब इनके साथ लोग नहीं है, तो इस तरह के क्या सराहें करेंगे, अवाम को जो है गलत ब्रीफ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान आज भी है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों तक रहेगी। मुस्तफ़ा कमाल जो कहता है उसकी तो आपने देख ली कि आखिर जो रैली थी वो 350 आदमियों के ऊपर थी, और आज भी वो सियासी पार्टी कहलाती है। उसका तो मैं समझता हूँ कि दिन पूरे हो चुके हैं। सिंध असेंबली इजलास के दौरान डिप्टी स्पीकर शहला रजा और फैसल सब्जवारी के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ। सेनेटर रहमान मलिक साहब के बारे में JIT की रिपोर्ट ने जो कहा है, मैं नहीं लब कुशाई करूंगा। आई थिंक कि उन्हें रिमार्क्स देने की आदत भी है। रिमार्क्स नहीं देते जज। कौन? रिमार्क्स नहीं पढ़े जान देने चाहिए, जजेस के फैसले बोलने चाहिए। लेकिन ये तो एक पर्सनल रिमार्क्स है। जैसे मैं कहूँ मुझे आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, खामखा चलें आगे बढ़े, ये नहीं देने चाहिए। ये तो आपने बयान कर दिया मेरे मुताबिक। नहीं, मुझे ये नहीं करनी चाहिए ये बातें। मुझे आपसे सियासी इख्तलाफ रखना चाहिए, मुझे आपसे सियासी इख्तलाफ रखना चाहिए, आपकी शक्ल, आपके लिबास से नहीं रखना चाहिए। और अगर बात सिर्फ शहर कायद की जाए तो यहाँ स्ट्रीट क्रिमिनल्स की भरमार है। पुलिस एहलकार बेयारो मददगार हैं, लेकिन सिंध के नुमाइंदों ने अवामी मसाइल छोड़ छाड़ कछुओं, अंडों और परिंदों पर बहस शुरू कर दी है। सिंध असेंबली में कछुओं की देखभाल और उनके अंडों की फरोख्त की गूंज सुनाई देती रही। टर्टल्स के एग्स, टर्टल के अंडे खाता नहीं है। से क्या इकदाम किए गए टर्टल्स के एग्स के हवाले से, और ये क्योंकि वो अंडे तो एम्प्रेस मार्केट में बिकते हुए नजर आते हैं कछुओं के। कोई पाकिस्तान में टर्टल के अंडे खाता नहीं है। माहीगीरों के जाल में आ जाते हैं, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, और उसके बचाव के लिए हमने क्या तदाबीर किए हैं। पत्तीन
जे शिकार मां फ़ाइदो कहिड़ो थींदो आहे, ऐं जेकॾहिं फ़ाइदो आहे त पोइ नुक़सानु कहिड़ो आहे। उनजे गोश्त जा न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हूंदा आहिनि। शिकार जो मतिलबु सिर्फ़ु बंदूक जो निशानो न हूंदो आहे। छा क्राइटेरिया हूंदी आहे परमिट जी ऐं उनजी केतिरी फीस हूंदी आहे? बंदूक हुजे, बंदूक लाइसेंस वारी हुजे, अटगन, राइफल न, पीटी पिस्टल न। स्पोर्ट होती है, सारी दुनिया में इसको स्पोर्ट कहा जाता है। असेंबली की बात हुई है तो फिर सेनेट की भी बात हो जाए। बाबर आवान की सेनेट से खाली नशिस्त के लिए नून लीग के आसिफ करमानी समेत 3 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। सेनेट की नशिस्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान के इस्तीफे के नतीजे में खाली हुई थी। नशिस्त पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज़ है। नून लीग के साबिक रुकने पंजाब असेंबली मोहम्मद नौमान ने आसिफ करमानी के मुतबादिल के तौर पर कागजात जमा कराए, जबकि एक और उम्मीदवार सरफराज कुरैशी ने आज़ाद हैसियत में कागजात जमा कराए हैं। अदालती मामलात की बात हो जाए, जहां मफरूर मुल्जिमान गिरफ्तार न होने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम दिखाई दी। मुल्क भर के मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म भी सामने आ गया है। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान गला फाड़ कर तकरीर करते हैं लेकिन अदालतों में पेश नहीं होते। इरफानुल हक की रिपोर्ट। मफरूर मुल्जिमान को क्यों नहीं पकड़ते? सुप्रीम कोर्ट पुलिस पर बरहम। अदालत ने वफाकी और सूबाई सेक्रेटरी दाखिला को तमाम मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान गला फाड़ कर तकरीर करते हैं, दूसरों को अदालतों के एहतराम का दर्ज देते हैं और खुद पेश नहीं होते। मातहत अदालत से बरी शौकत मसीह केस की कराची रजिस्ट्री में समाअत। मुल्जिम की अदम गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस जिसे चाहती है पकड़ लेती है, क्या हम बताएंगे कैसे पकड़ें? लेकिन ये मफरूर मुल्जिमान है कौन? इरफानुल हक से ही जान लेते हैं। इरफान, जरा तफसील दीजिएगा। लेकिन मामला तो एक मफरूर मुल्जिम का था, मगर अदालत ने जब ये रिमार्क्स दिए हैं कि मफरूर मुल्जिमान जो है वो खुद फरार होते हैं, चीखते हैं और दूसरों को दर्ज देते हैं अदालतों के एहतराम का, मगर खुद अदालतों में पेश नहीं होते। इस मौके पर जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एक जनरल ऑर्डर जारी किया है और एक हुक्म जारी किया है और उसमें बराह रास्त वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सूबाई सेक्रेटरी दाखिला को ये हिदायत की है कि जो भी मफरूर मुल्जिमान हैं मुल्क भर में, उन तमाम के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएं। अदालत का ये भी रिमार्क दिया अदालत ने कि अभी इनके सबके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करें और आप देखें कल ये अदालतों में खड़े होंगे। और अदालत ने ये भी हुक्म जारी किया है कि तमाम ये जो मफरूर मुल्जिमान हैं इनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएं और प्रोसिक्यूटर जनरल को ये हिदायत की है, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को, कि वो इस हवाले से एक मरासला भेजें वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को और अदालत के हुक्म से आगाह करें। इन तमाम ठीक है इरफान, तफसील दे दिया आपने, शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बाद ख्वाजा आसिफ का अकामा भी सामने आया। वफाकी वज़ीर बराए पानी और बिजली भी अबू धाबी कंपनी के मुलाजिम निकले। आमदनी गोशवारों में शामिल नहीं की। तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ की नाअहली के लिए कानूनी चाराजोई का ऐलान किया है। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। पनामा के बाद इकामा स्कैंडल, पहले नवाज शरीफ अब ख्वाजा आसिफ का इकामा मंजर आम पर आ गया। वज़ीर पानी व बिजली अबू धाबी बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी के मुलाजिम निकले। नवाज शरीफ पनामा हंगामे में फंसे तो नून लीग के अगले मुतवक्के वजीर आजम ख्वाजा आसिफ को इकामा मुश्किल में डाल सकता है। पीटीआई ने ख्वाजा आसिफ की नाअहली के लिए कानूनी चाराजोई की तैयारी कर ली। मैं बहुत जल्द तमाम सबूत दस्तावेजात मीडिया के आगे रखने वाला हूँ। तमाम चीजें लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। ख्वाजा आसिफ वजीर होते हुए इंटरनेशनल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन में बतौर लीगल एडवाइजर मुलाजमत करते रहे। माली गोशवारों में मुलाजमत से हासिल आमदनी जाहिर भी नहीं की। चोरों का जुमा बाजार लगा है और बहुत सारे सुना जी ब्यूरोक्रेट्स की भी लिस्ट आ रही है जिनके कामें वहाँ हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करूंगा कि जल्द अज जल्द फैसला दे, ये न हो कि कहीं एक और धमाका हो जाए। इससे पहले वजीर आजम नवाज शरीफ का इकामा भी मंजर आम पर आ चुका है, ताहम उन्होंने टैक्स गोशवारों में इसे जाहिर कर दिया था। अकामा चारों जानिब से गूंज रहा है, लेकिन आखिर ये है किस बला का नाम? सहरिश मंसूर से जान लेते हैं। सऊदी अरब या
खलीजी ममालिक किसी गैर मुल्की वर्कर को शहरियत नहीं देते, मगर उसके तवील क़याम के लिए अकामा जारी करते हैं। ये सरकारी इजाज़तनामा काम के दौरान गैर मुल्की फ़र्द को सऊदीया या किसी भी खलीजी मुल्क में क़याम का मौका फराहम करता है। छुट्टियों की सूरत में या मुल्क से बाहर जाने की सूरत में अकामा हमेशा पासपोर्ट के साथ पेश किया जाता है, जिसमें दाखिले या एग्जिट की वीज़ा स्टैंप लगाई जाती है। दुबई या सऊदी अरब में कंपनी मालिक या कफील अकामा के हवाले से तमाम तर इंतजामात का जिम्मेदार होता है। अब ये तो समझ आ गया कि अकामा क्या है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस पर मौक़िफ़ भी आया और कहा है कि अकामा रखना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन कागजात नामजदगी में ज़ाहिर न करना जुर्म है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक किसी सियासतदान का अकामा रखना जुर्म नहीं, लेकिन कागजात नामजदगी में इसे ज़ाहिर करना ज़रूरी होता है। अगर कोई कागजात नामजदगी में अपना अकामा ज़ाहिर नहीं करता तो वो जुर्म का मुर्तकिब होता है। कागजात नामजदगी में तनख्वाह और ओहदे का जिक्र करना ज़रूरी है। अकामा ज़ाहिर न करने की सूरत में 3 साल कैद और 5 साल नाअहली की सज़ा भी हो सकती है। दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस, इलेक्शन कमीशन के दायरा समाअत पर एतराज़ात के फैसले से हवाले से फैसला 10 अगस्त तक महफूज कर लिया गया है। दानियाल अजीज़ के खिलाफ केस की समाअत 10 अगस्त तक मुलतवी हो गई है। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार के हवाले से एतराज़ात पर समाअत। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने दलाइल में कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन का दर्जा हाई कोर्ट के बराबर है तो फिर कवायद भी वही लागू होंगे। अगर आप कोर्ट हैं तो क्या पहले रोज ही फुल बेंच समाअत करेगा? अगर फुल बेंच फैसला देगा तो हमारी अपील कहाँ दायर होगी? बाबर अवान के दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला महफूज कर लिया, जो 10 अगस्त को सुनाया जाएगा। 1976 का एक्ट उन्होंने मान लिया कि खत्म हो गया है, जिसने पावर्स दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। मैंने कहा आज की डेट में आपके पास पावर नहीं है तो इन्हें अदालत की जो ऑर्डर भी आप करेंगे, इनिशियल ऑर्डर, वो भी चैलेंज हो जाएगा अपील में। इलेक्शन कमीशन में ही नून लीगी रहनुमा दानियाल अजीज के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील शाहिद गुंदल ने यह कहकर अपना वकालतनामा वापस ले लिया कि इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन अदालत की कार्रवाई का अख्तियार ही नहीं, जिसके बाद समाअत 10 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI के वकील को क्रिकेट आमदन की मनी ट्रेल जमा कराने की इजाज़त दे दी है। नईम बुखारी ने टैक्स गोशवारे पेश कर दिए हैं। बताया इमरान खान की वाहिद जरिया आमदन क्रिकेट ही थी। जहांगीर तरीन नाअहली केस की समाअत कल होगी। जुल्करनैन इकबाल की तफसीली रिपोर्ट देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान नाअहली केस की समाअत। इमरान खान के वकील नईम बुखारी का पनामा फैसले का हवाला। कहा जस्टिस शेख अजमत ने फैसले में लिखा कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर आर्टिकल 62 को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नईम बुखारी ने बताया इमरान खान की क्रिकेट आमदन का तमाम रिकॉर्ड मौसूल हो चुका है। जमाइमा से दस्तावेजात मिलने के बाद मनी ट्रेल भी मुकम्मल हो गई है। साबित हो गया है बनी गाला अराजी जमाइमा की रकम से खरीदी गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा पहले कहा गया था तमाम रकम जमाइमा ने भेजी, अब कहा गया $26,000 राशिद खान के साथ तय हो गए थे। उन्होंने कहा बैंक रिकॉर्ड की तस्दीक के लिए वक्त दरकार होगा, बाज बैंकों का इल्म नहीं कि अब हैं भी या नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया बताएं कि बैंक खत्म हो गए तो रिकॉर्ड कहां से आया। नईम बुखारी ने बताया रिकॉर्ड साबिक अकाउंटेंट से मिला है। इल्म है कि कतरी खत कितनी शर्म का बायस बना। ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि अदालत के सामने शर्मसार होना पड़े। इमरान खान के दोस्त राशिद खान ने बताया कि जमाइमा से रकम उनके अकाउंट में मुंतकिल हुई। जस्टिस फैसल अरब ने कहा आपका पहला जवाब था कि रकम जमाइमा से नहीं आई। मजीद समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई, जबकि जहांगीर तरीन नाअहली केस की समाअत बुध को होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि सिंध असेंबली में वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। हुकूमत और अपोजिशन अराकीन ने इत्तेफाक राय से ये करारदाद मंजूर कर ली है। वजीर आजम नवाज शरीफ से एक बार फिर इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। सिंध असेंबली में वजीर आजम से इस्तीफे की गूंज, इत्तेफाक राय से वजीर आजम के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई है। वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। सिंध असेंबली में PTI और पीपल्स पार्टी ने करारदाद पेश की। सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करें और सिंध असेंबली के अंदर इस ऐवान के अंदर आज ये तारीख रकम करें। प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शुड स्टेप डाउन इमीडिएटली। करारदाद पर बहस करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी के नून लीगी हुकूमत और वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि खुदा इनसे हिसाब ले रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप दूध से धुले हुए आपने कुछ नहीं किया, असेंबली में आपकी अक्सरियत है, दोबारा आ जाना। MKM के रुकने असेंबली फैसल सब्जवारी ने भी खुलकर करारदाद की हिमायत की। ऑफशोर कंपनी इल गॉटन वेल्थ के जरिए जो जहां छुपाई गई हो लूटी हुई दौलत, वो पनामा में हो तो भी बुरी है,
वो स्विट्जरलैंड में हो तो भी बुरी है, वो केमन आइलैंड में हो तो भी बुरी है, वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में हो तो भी बुरी है। सिंध असेंबली के ऐवान में पीपल्स पार्टी, PTI और MQM वजीर आजम से इस्तीफे के मुतालबे पर मुत्तहिद नजर आए। मुत्तफिका राय से करारदाद मंजूर कर ली गई। अब पेशगोई करने वाले सिर्फ शेख रशीद नहीं रहे, कोई और भी आ गया। मुल्क में सियासी धमाके होने वाले हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा भी पेशगोई करने लगे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, नवाज शरीफ अगर अडियाला जेल गए तो निकलने के रास्ते भी होते हैं। ये भी कह दिया कि अगर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पास अकामा हुआ तो वो भी सामने आएगा। आज़म को स्टेप डाउन होना पड़ेगा, नहीं तो अदालत कलर से पकड़ के निकाल देगी। मेरा अंदाज़ा ये है कि इस मुल्क में सियासी ब्लास्ट होने वाले हैं। आप हुक्मरान हैं, आपके इदारे हैं, इदारों के हेड, एक को तो हथकड़ियाँ लग गई, वो तो जेल में गया, बाकी भी जाएंगे। नवाज शरीफ साहब अगर अदालतों को मतलूब हुए और उनकी अगली जाए है मकाम जो है उनका वो अडियाला हुआ, तो फिर वापस बुलाने के रास्ते तो होते हैं। अगर उनके पास अकामा हुआ तो वो भी सामने आ जाएगा, छुपेगा तो नहीं। अब हमारे जो लीडरशिप रहती है उनके पास वीज़ाज है, लेकिन अगर अकामा है तो फिर अकामा है। चलिए आज की गोलाबारी की बात करते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीगी रहनुमाओं ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हनीफ अब्बासी कहते हैं इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं। दानियाल अजीज ने चेयरमैन PTI को बानी मुत्तहदा से भी बदतर करार दिया। तलाल चौधरी कहते हैं खान साहब अभी तो आपसे ग्लास और लिबास का भी हिसाब मांगना है। हमको पता चल जाए कि बन्नी गाला में भी इमरान खान साहब और फॉरेन फंडिंग के अंदर भी फारिग हो चुके हैं। इमरान खान साहब नाअहल होने जा रहे हैं। आप तैयारी करें, आपका जो मुंह आजकल सूखा हुआ है ना और बोलतियां बंद हुई है, वो हमें समझ आ रही है क्यों है। आप अल्ताफ हुसैन से भी बदतर है, उसका तो रिकॉर्ड ढूंढा जा रहा है। तुम तो इंडियन कंपनी से पेमेंट लेते रहे हो। अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो तुम आके कहो कि तुम एक इंडियन कंपनी से अपनी तनख्वाह नहीं लेते रहे, पैसे नहीं लेते रहे। आज उसी मनी ट्रेल के कुएं में आपकी सियासत दफन होने जा रही है। आपसे मनी ट्रेल मांगी थी, आपने मुन्नी ट्रेल दे दी। खान साहब आपसे तो एक फ्लैट और बनी गाला की मनी ट्रेल नहीं दी गई, अभी तो आपसे वो गिलास और लिबास का भी हिसाब मांगना है। वो गिलास और लिबास जिसमें बो लगाकर आप खड़े होते थे शाही खानदानों के साथ, वो पैसा कहां से आता था? और अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे वाली? दहशतगर्दी से मुतासिर अफराद को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल अस्पताल लाहौर पहुंचे, दहशतगर्दों को शिकस्त देने का अज़्म का भी इजहार किया। DG ISPR भी जनरल बाजवा के साथ मौजूद थे। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर होने वाले धमाके की तहकीकात जारी हैं। धमाके में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है। शवाहिद फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। इलाके की जियो फेंसिंग भी मुकम्मल हो गई है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक, इलाके की जियो फेंसिंग कर ली गई। मौके से मिलने वाले शवाहिद को फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाया गया है। खुदकुश हमलावर के अज़ा का DNA भी कराया जा रहा है। हसास इदारों ने बंद रोड के इलाके में से एक मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जो फिरोजपुर रोड धमाके में मुलव्वस हो सकता है। तफ्तीशी टीमों ने हमलावर के सहूलतकारों की शनाख्त के लिए ऐनी शाहिदीन के बयान भी रिकॉर्ड किए हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी दाखिला को JIT बनाने की हिदायत कर दी, जिसमें CTD, खुफिया इदारों के अफसरान और मुकामी SHO शामिल होंगे। JIT अपनी रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा कराएगी। रिपोर्टर नईम अशरफ भट्ट के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। लाहौर में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल न होने पर फिरोजपुर रोड धमाके के शवाहिद ज़ाया हो गए हैं। मंसूबा तो था शहर भर की हिफाजत का, मगर अभी तक आधे शहर में भी कैमरे फाल नहीं हो सके हैं। दावा तो है शहर भर की निगरानी का, मगर शहर की अहम शाहराह फिरोजपुर रोड पर कैमरे ही फाल ना हो सके। फिरोजपुर रोड धमाके की जगह से चंद फुट के फासले पर सेफ सिटी का पोल है। पोल पर कैमरे भी नस्ब हैं, मगर जब तहकीकाती टीमों ने शवाहिद इकट्ठा करने शुरू किए तो मालूम हुआ कि कैमरे अभी तक फाल ही नहीं हुए। 8 अरब रुपए का सेफ सिटी मंसूबा 1 साल से जारी है, लेकिन अभी तक सिर्फ सिटी डिवीजन और सिविल लाइन डिवीजन में ही कैमरे काम कर रहे हैं। मंसूबा मुकम्मल ना होने पर अपोजिशन ने पंजाब असेंबली में तहरीके इल्तवा भी जमा करा दी है।
और अभी आपको बताएं कि दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने वक्त से पहले ही रिटायरमेंट ले ली है। 1 अगस्त को सुबुकदोश हो जाएंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अब्दुल बासित के रिटायरमेंट की मंजूरी दे दी है। सीनियर सिफारतकार अब्दुल बासित को खुद से जूनियर ऑफिसर की बतौर सेक्रेटरी खारजा तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। भारत में तैनात हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने आइंदा बरस अप्रैल में रिटायर होना था। जबकि भारत के रियासती दहशतगर्दी जारी है। 7 हुर्रियत रहनुमाओं को दहशतगर्दों की मुआवनत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। हुर्रियत लीडरशिप की कॉल पर मकबूजा वादी में आज मुकम्मल तौर पर हड़ताल है। मोदी सरकार की गाज़िबाना पॉलिसियां, निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा। मुतअद्दिद हुर्रियत रहनुमाओं को दहशतगर्दों की माली मुआवनत का इल्ज़ाम लगाकर धर लिया। गैर कानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ हुर्रियत लीडरशिप की एहतजाज की कॉल। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर में सड़कें वीरान, दुकानों के शटर डाउन। वादी में दिफा 144 नाफिस, गली गली पुलिस के नाके, सड़कों पर फौजी दरिंदों का गश्त। गिरफ्तार रहनुमाओं के अहल खाना को एहतजाज से रोकने के लिए कड़ा पहरा लगाया गया। भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गुज़िश्ता रोज सैयद अली गिलानी के दामाद समेत 7 हुर्रियत रहनुमाओं को गिरफ्तार किया था। फ़लस्तीनियों का एहतजाज रंग ले आया है। काबिज़ इजरायली इंतज़ामिया ने मस्जिद अक्सा खोलने और मेटल डिटेक्टर हटाने का ऐलान कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर ने खबरदार किया था कि अगर मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में जुम्मे तक कशीदगी ख़त्म न हुई तो ख़तरा शहर भर में फैल जाए। काबिज़ इजरायली काबीना ने आज सर जोड़ लिए और फैसला किया कि मस्जिद अक्सा के अतराफ से मेटल डिटेक्टर्स हटा दिए जाएं। 14 जुलाई को 2 इजरायली काबिज़ फौजी मारे गए थे, जिसके बाद मेटल डिटेक्टर्स लगाने का सिलसिला शुरू हुआ था और फिर फ़लस्तीनी मुसलमानों ने भरपूर एहतजाज किया था। मस्जिद अक्सा आने वालों की चेकिंग के लिए अब मेटल डिटेक्टर्स की जगह स्मार्ट सर्वेलेंस आलात इस्तेमाल किए जाएंगे। और अभी आपको लिए चलते हैं इटली। यहाँ ट्रंप चोरी के इल्जाम में पकड़े गए। हैरान न हो, रिपोर्ट देखें। इटली में चोरी की अनोखी वारदात। अमेरिकी सदर ट्रंप और उनके भाई कई एटीएम से नकदी ले उड़े। ट्यूरिन में होने वाली कार्रवाई की सीसीटीवी फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। ब्रूस विल्स की हॉलीवुड फिल्म दी जैकल से मुतासिर दोनों नौजवानों ने दरअसल ट्रंप के रबर मास्क लगा रखे थे, लेकिन कार्रवाई कियानो रियोज की फिल्म पॉइंट ब्रेक वाली थी। अतालवी पुलिस की फुर्तियां, तेज तरीन तफ्तीश और फौरी एक्शन। 26 और 30 साल नौजवानों को हिरासत में लेकर नकदी और मास्क बरामद कर लिए। और आज सर्द खाना में हमने फाइल खोली है। आपको याद होगा फैसलाबाद में समा ने ड्राइवर का सर्जन बनने का पर्दाफाश किया था। 9 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक जानों से खेलने वाले इस दरिंदे के खिलाफ, उन दरिंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। मुदस्सिर नज़ीर रिपोर्ट करेंगे। ड्राइवर्स बने डॉक्टर तो समा ने जिम्मेदारी निभाई, अस्पताल की हकीकत दिखाई। जड़ावाला के निजी अस्पताल में डॉक्टर्स के बजाय ड्राइवर खातून का ऑपरेशन करने लगे। मामला मंजरेआम पर आया तो अपने कारनामे से इनकार कर दिया। मैं ड्राइवर डॉक्टर साहब का। मैंने सुना आप सर्जन भी बहुत अच्छे। नहीं, गलत कहा किसी ने। कभी ऑपरेशन किया? अंदर नहीं तक गया, ऑपरेशन की तो करना, अनपढ़ बंदा। जानों से खिलवाड़ सामने आने के बाद भी महकमा सेहत इंतजामिया को होश न आया। वाक़े को 9 माह होने को आए, लेकिन ना कोई गिरफ्तारी अमल में आई, ना ही कार्रवाई हुई। निजी अस्पताल का मालिक डॉक्टर असलम तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल में बतौर MS नौकरी के मजे लूट रहा है। मुदस्सिर नज़ीर, समा, फैसलाबाद। सर्द खाने से एक और स्टोरी आपको दें। मोइंजोदड़ो के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई सारे ऐलानात किए गए थे, लेकिन क्या उनमें से किसी भी एक पर अमल दरामद हुआ या नहीं? नवीद लाड़क को हमने वहाँ भेजा, उनसे जान लेते हैं। नवीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मोहनजोदड़ो हमारा आलमी वर्षा है और इस आलमी वर्षे को बचाने के हवाले से महकमा सयाहत और सकाफत सिंध की जानिब से जो दावे किए गए वो अभी तक दावे ही जो है वो साबित हुए हैं। अब तक बहाली का, बचाव का मोहनजोदड़ो में कोई काम शुरू नहीं हो सका है। रवां साल फरवरी के माह में जो आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और वहाँ पर जो माहिरीन से तजावीज़ात ली गई थी, उस पर भी जो है अभी तक अमल नहीं हो सका है।
और इस हवाले से जो मास्टर प्लान जो है मोहनजोदड़ो का वो तरतीब किया गया था, लेकिन उस पर भी जो है अमल दरामद अभी तक शुरू नहीं हो सका है, जिसके नतीजे में बाउंड्री वाल जो मोहनजोदड़ो को दिया जाना था वो भी अभी तक नहीं उसका काम शुरू हो सका है। लाइटिंग का जो हाल है वो मोहनजोदड़ो में रात के वक्त जो लाइटिंग होती है वो मुकम्मल तौर पर नाकारा बन चुकी हैं। जो म्यूज़ियम में CCTV कैमरा लगने थे वो भी अभी तक नहीं लग सके हैं। स्टेट बाय जनरेटर का कोई इंतज़ाम नहीं है और तो और सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी खातिर खा इंतजाम नज़र नहीं आते हैं और 24 घंटे में सिर्फ 8 एहलकार जो है वो ड्यूटियों पर तैनात हैं। चलिए, यानी ये वादे तो वफा नहीं हुए। हुकूमत सिंध ने 2010 में चाइल्ड प्रोटेक्शन होम का ऐलान किया था। 7 साल बाद क्या स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए होम तैयार हो गया है या अभी उसमें कुछ काम बाकी है? सलमान अहमद साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। सलमान, क्या हुआ इस काम का? देखिए किरण, जो कोई ऐलानात किए जाते हैं और वादे किए जाते हैं उसके हवाले सिर्फ यही कहा जा सकता है कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाएं। यही किया सिंध हुकूमत ने। 7 साल गुजर गए। सन 2010 में चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो वो ऐलान किया गया था। इसके अलावा जो वो चाइल्ड होम जो बच्चे बेसहारा होते हैं, जो बेघर होते हैं, उनको जो है वो जाना था और एक इमारत का संग बुनियाद रखा गया था सन 2010 में। उस इमारत में हम आज गए थे, जिसके स्क्रीन पर मनाजिर भी जो है वो नाजरीन देख सकते कि क्या हाल है उस इमारत का। 7 साल गुजर गए, करोड़ों रुपए लग चुके हैं इस इमारत में। 7 ब्लॉक पर मुश्तमिल ये इमारत है जो ताहाल जो है वो मुकम्मल ना हो सकी। सिंध हुकूमत के जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि उन्होंने माजरत कर ली कि हम अपनी मसरूफियात का बहाना बना के, जबकि वहाँ पर जब हम गए जहाँ पर हमारी इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पर हमने कभी काम होते नहीं देखा। तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं, जो काम हुआ है बस यहीं पर काम रुक चुका है, उसके बाद कोई काम। सलमान, आपसे ये पूछेंगे कि जो माजरत की गई है वो इस काम के हवाले से माजरत की गई है या फिर अपनी मसरूफियत के लिए इस बात का जवाब देने के लिए माजरत की गई? लेकिन इससे पहले चौकीदार ने भी बात की है, उनका क्या मौक़िफ़ है वो सुनवाते हैं आपको। 7 महीना तब मुझे अभी हुआ है, तनख्वाही नहीं है, ठेकेदार नहीं है, बड़ा गंद है इधर, नशा इधर चल रहा है, शराब इधर है, हर चीज़ है, औरतों भी आती है, लड़का भी आता, शराब भी है, हर चीज़ है, बड़ा गंद है। खुद इधर पहले एक छन उठा था वो भी ख़त्म हो गया, बस ऑफिसरों का है, गरीबों को कोई सुनने वाला तो नहीं है ना। तो फिर सलमान, ये बता दीजिए कि जब आपने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो कुछ बताया 7 साल बाद मंसूबे के लिए कुछ होना है या नहीं होना? जी बिल्कुल, समाजी बहबूद की जो वज़ीर हैं शमीम मुमताज़, उनसे हमारी बात हुई फ़ोन पर। मैंने उनसे मौक़िफ़ लेने के लिए टाइम लिया तो उन्होंने कहा कि अपनी मसरूफियत का बहाना बना दिया कि आज मेरे पास वक्त नहीं है। जबकि उनको जब उनसे मैंने कहा ज़बानी आप मुझे बता दें कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन की बहाली का जो सेंटर का जो क़याम है वो अब तक क्यों अमल में नहीं आ सका, तो उनका यही कहना था कि उन्होंने जो है वो वर्क्स एंड सर्विसेज पर जो है वो सारा मलबा डाल दिया। जबकि आप जो वहाँ की हमने जो देखी है वहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं, लाखों रुपए का जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का सामान है वो वहाँ पर सड़ रहा है, वहाँ पर काफ़ी अरसे से मौजूद है। वहाँ पर हमने कोई मजदूर काम करते नहीं देखा, जबकि सिर्फ वहाँ पर हमने चौकीदारी देखा, जिसने अभी समा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए एक नया इंकशाफ किया कि यहाँ पर रातों को जो है वो। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसील से आगाह किया। और आज चूँकि वक्त की ज़रा कमी थी और इसके बायस हम आम आदमी बुलेटिन पेश नहीं कर सकें, तो आप हमें अपनी वीडियोज़ बना के भेजें। पीर के रोज़ आपसे दोबारा होगी मुलाकात और जब होगा आम आदमी बुलेटिन सेगमेंट, इसके अलावा कुछ मज़ीद भी ख़बरें आपके लिए होंगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।